हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 8 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 2 भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं और देखते हैं भारत और यूरोप के बीच व्यापार। भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध थे। स्थल मार्ग से होने वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे भारतीय व्यापारियों और कारीगरों से सामान खरीदकर अरब के बाजारों में लाते थे, जहां से यूरोप के व्यापारी उसे खरीदकर अपने देशों के बाजार तक पहुंचाते थे। इस तरह के व्यापार से यूरोप के लोगों तक ये सामान पहुंचते पहुंचते काफ़ी महंगे हो जाते थे। साथ ही इस व्यापार में यूरोप के व्यापारियों का मुनाफा भी कम होता था। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्थल मार्ग से यूरोप तक माल पहुंचाने में समय काफ़ी अधिक लगता था और रास्ते में लूट जाने का भय सदा बना रहता था। बहुत से स्थानों पर उन्हें चुंगी अथवा कर भी देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अरब के व्यापारी समूह उनके लिए तमाम तरह की मुश्किलें खड़े करते थे। इसलिए यूरोप के व्यापारियों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे एशिया और भारत के लिए एक ऐसे रास्ते की खोज करें जिसमें ये सारी मुश्किलें न हो। यहाँ पर जो ये चित्र दिया गया है उसमें दिखाया गया है 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते। तो आपने कक्षा 7 में भी पढ़ा है कि इस दिशा में सर्वप्रथम सफलता पुर्तगाल के नाविकों को मिली। पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से लेकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तमासा अंतरीप, जिसे कि केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति एवं सुविधा दी। वास्को डी गामा भारत से गर्म मसालों को लेकर वापस लौटा। उसे बेचकर यात्रा पर हुए खर्च से 60 गुना लाभ कमाया। इससे पुर्तगाल के व्यापारी और नाविक बहुत उत्साहित हुए और उनका भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया। आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास भी किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने यूरोप के दूसरे देशों के व्यापारियों को भी उत्साहित किया और वे भी उसी रास्ते से भारत आने लगे। इस तरह यूरोप के कई देशों में भारत तथा एशिया के अन्य भागों से व्यापार करने के लिए व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गई। इनमें पुर्तगाल के अलावे हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस तथा डेनमार्क की कंपनियां प्रमुख थी। इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी ने आगे चलकर हमारे देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली और इतना ही नहीं, इसने हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक शासन भी किया। आइए अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूरब, जो कि एशिया में है, के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। इसका मतलब था कि इंग्लैंड के केवल इसी कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार था। इंग्लैंड का कोई अन्य व्यक्ति या व्यापारी समूह भारत के साथ व्यापारी नहीं कर सकता था। इस तरह यह कंपनी भारत से चीजें खरीदकर यूरोप में ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन जरा सोचिए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाली अन्य दूसरी यूरोपीय कंपनियां नहीं थी। पुर्तगाल तो पहले से ही भारत के साथ व्यापार कर लाभान्वित हो रहा था। इसके साथ ही हॉलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क जैसे देशों की व्यापारिक कंपनियों के हित भी इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लगे। सारी कंपनियां एक जैसी चीजें जैसे बारीक सूत कपड़े, रेशम, मलमल, नील, सोरा आदि खरीदती थी। यूरोप में सूती कपड़ों का उत्पादन बिल्कुल ही नहीं होता था। वहाँ सूती कपड़ों का उपयोग गर्मियों में किया जाता था तथा ऊनी वस्त्रों के अंदर अस्तर के रूप में जाड़ों में भी किया जाता था। इससे ऊनी कपड़े पहनने में ज़्यादा मुलायम और आरामदेह हो जाते थे। पूरे यूरोप में भारत के मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी। ठंडा प्रदेश होने के कारण यूरोप के लोगों के भोजन में मांस का उपयोग काफ़ी होता था।
जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए तथा मांस को लंबे समय तक उपयोग में लाए जाने योग्य बनाने रखने के लिए इन मसालों का उपयोग किया जाता था। जाड़े के मौसम की भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का प्रयोग कर यूरोप के लोग मांस खा सकते थे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि वाणिज्यवाद क्या होता है। वाणिज्यवाद का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियां आती हैं। इसमें किसी देश की संपदा का अंदाजा उसके पास जमा मूल्यवान धातुओं, विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। इस तरह नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता था, सोरा बारूद बनाने के काम आता था। यूरोप में इन सभी चीज़ों का अभाव था। इसके विपरीत यूरोप में उत्पादित बहुत कम ही चीज़ें भारत के लोगों के काम आती थी। इसलिए यूरोप की कंपनियां मुख्य रूप से सोना और चांदी लेकर भारत से सामान खरीदती थी। अधिक से अधिक सामान खरीदने तथा उससे अधिक मुनाफा कमाने के लिए इन सभी कंपनियों में होड़ लगी रहती थी। इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत के कारीगरों व छोटे व्यापारियों को होता था। उनका सामान तैयार होने के पहले ही बिक जाया करता था और वह भी काफ़ी अच्छे दामों पर। मगर इस होड़ का एक दूसरा पक्ष भी था। जो कंपनी ज़्यादा वस्तुएं लेकर यूरोप के बाजार में जाती थी उसे ज़्यादा मुनाफा होता था। साथ ही अगर एक ही तरह की वस्तुएं एक से ज़्यादा कंपनी बेचती थी तो उस वस्तु की कीमत बाजार में कम हो जाती थी। इसलिए ये कंपनियां हमेशा इस प्रयास में रहती थी कि दूसरे कंपनी को मुकाबले से बाहर कर दें। ज़्यादा मुनाफा कमाने तथा बाजार पर एकाधिकार करने की होड़ में इन कंपनियों के बीच हिंसात्मक झगड़े भी होने लगे। इन कंपनियों के द्वारा जो माल भारत में खरीदा जाता था उसे जहाज़ों पर लादे जाने तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। यह खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। उस वक्त इस सब का अर्थ वस्तुएं बनाने की जगह से न होकर एक ऐसे गोदाम से था जिसकी किलेबंदी हो सके, जो दीवारों से घिरा हो और जहां आक्रमणकारी से बचाव हो सके। इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती थी, जिन्हें यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी। संख्या में कम होने के बावजूद ये सैनिक नियमित ट्रेनिंग की वजह से कई भारतीय राज्यों के सैनिकों के मुकाबले ज़्यादा दक्ष होते थे। आइए अब देखते हैं अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। 18वीं सदी के आरंभ तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को उन महत्वपूर्ण स्थलों से हटा दिया जो उन्होंने एशिया और यूरोप के बीच के व्यापार के लिए स्थापित किए गए थे। अब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य मुकाबला सीधे रूप से फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। इंग्लैंड व फ्रांस की सरकारें भी अपनी अपनी कंपनियों को इस संघर्ष में पूरा समर्थन करते हुए उन्हें हर संभव सैनिक व आर्थिक मदद देती थी। आप जानते हैं कि उस वक्त भारत में मुगल शासन कमजोर हो चुका था और उसकी जगह अनेक छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ चुके थे। वे ताकतवर नहीं थे, लेकिन हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करते रहते थे। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा इन कंपनियों ने उठाया। इन कंपनियों ने ऐसे राज्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की, करों में छूट प्राप्त की तथा उस राज्य में व्यापार के एकाधिकार के बदले में वे इन राज्यों को सैनिक मदद देने का वादा करते थे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। प्रायः इन्हीं जगहों के पास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फैक्ट्रियां थी। इसके अलावे फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर चंद्रनगर, बालासोर एवं पश्चिमी तट पर माहे की फैक्ट्रियां स्थापित की थी। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पौंडीचेरी, जो कि वर्तमान में पुदुचेरी में था। इस प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में है, था। उस समय यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंदिता थी। यूरोप में जब इन दोनों देशों में संघर्ष आरंभ हुआ तो भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। यह शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक से हुई। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा था जो लगभग स्वतंत्र हो चुका था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्यालय इनकी सीमा के काफ़ी करीब था। सन 1740 ईस्वी के आसपास कर्नाटक के नवाब ने यह देखकर कि उसके सूबे में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है, उनके खिलाफ एक सेना भेजी। इस युद्ध में कर्नाटक की सेना हार गई। इस लड़ाई के परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि एक छोटी सेना भी यदि सैनिकों में अनुशासन हो, उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण व वेतन दिया जाए
उन्हें यूरोप में विकसित नई बंदूकें दी जाए तो भारतीय सैनिकों की काफ़ी बड़ी सेना को हरा सकती थी। सन 1750 ईस्वी के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेज कंपनियां आमने सामने आ गई। इसमें अंग्रेज कंपनी अपनी पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रही और फ्रांसीसियों को एक बड़ा झटका लगा। आइए अब देखते हैं अंग्रेज और बंगाल। कर्नाटक के बाद संघर्ष का क्षेत्र दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बंगाल में स्थानांतरित हो गया। बंगाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान ने अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। वैसे वे मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजते रहे। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया। अलीवर्दी खां ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। उसके बाद उसके नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्यों के बीच साजिश और झगड़े शुरू हो गए। इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। तो आइए उस समय का बंगाल को देखते हैं। एक अंग्रेज इतिहासकार लेखक एस.सी. हिल उस समय के बंगाल के किसानों के बारे में लिखता है कि 18वीं सदी के मध्य में बंगाल के किसानों की हालात उस समय के फ्रांस या जर्मनी के किसानों की हालात से बढ़कर थी। यदि उस समय के शहरों की हालात पर नजर डाली जाए तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के बारे में स्वयं प्रसिद्ध अंग्रेज सेनापति क्लाइव लिखता है, मुर्शिदाबाद का शहर उतना ही लंबा चौड़ा, आबाद और धनवान है जितना कि लंदन का शहर। अंतर इतना है कि लंदन के धनाढ़ से धनाढ़ व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति हो सकती है, उससे बेइंतहा ज़्यादा संपत्ति मुर्शिदाबाद में अनेक के पास है। आइए अब देखते हैं बंगाल पर व्यापार से शासन तक। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ इसके चारों ओर कंपनी के अधिकारी एवं व्यापारी भी बसने लगे। धीरे धीरे कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया। इस किले का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। कंपनी ने अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने के लिए 1696 ईस्वी में 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गांवों की जमींदारी यानी लगान एकत्र करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये 3 गांव थे गोविंदपुर, सूतानाती और कालिकाता। तीनों गांव के मिलने के बाद आगे चलकर इन्हें कलकत्ता कहा जाने लगा। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट फर्रुखसियार से 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इस आदेश के बाद कंपनी राज्य में जो माल खरीदती थी उस पर उसे कोई कर नहीं देना होता था। इस पूरी व्यवस्था से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। कंपनी को मिली इस छूट का फायदा कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी कर रहे थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। उसने कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने से मना कर दिया। उसने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनकी किलेबंदी के विस्तार पर रोक लगा दी। कंपनी भी अब यह समझ रही थी कि अगर बंगाल के व्यापार को सुरक्षित रखना है तो सिराजुद्दौला को नवाब पद से हटाना होगा। इसके लिए कंपनी ने बंगाल की राजनीति को टटोलना शुरू किया। उसने सिराजुद्दौला से असंतुष्ट व्यक्तियों से साठगांठ करना शुरू किया। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर चल सके। इसके लिए कंपनी ने बंगाल के 2 बड़े व्यापारी अमीचंद चंद और जगत सेठ के साथ साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। कंपनी का प्रयास था कि सिराजुद्दौला के असंतुष्टों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। जवाब में सिराजुद्दौला ने अपने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। अंततः जून 1757 ईस्वी में मुर्शिदाबाद के पास पलासी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई।
यहाँ ध्यान रखेंगे कि पलासी का असली नाम फलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर पलासी कर दिया था। इस जगह को यहाँ पाए जाने वाले पलासी के फूलों के कारण पलासी कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली में इस्तेमाल होता है। इस अध्याय के शेष बचे भाग को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।